कल दिल्ली विधानसभा का एक रस्म अदायगी के लिए सत्र बुलाया गया और विषयों के साथ न्याय नहीं हुआ। मैं विषय रखना चाहूँगा स्लम बस्तियों से संबंधित। दिल्ली की सरकार स्लम बस्तियों में रहने वालों के लिए घड़ियाली आंसू तो बहा रही है, लेकिन वास्तविकता में अपने तीसरे शासनकाल में, यानी 3 बार केजरीवाल जी ने ओथ ली और एक बार भी झुग्गी बस्ती में रहने वालों की सुध नहीं ली। दिल्ली में लगभग 650 जेजे क्लस्टर्स हैं। इन्होंने कहा था कि पाइप वाटर लाइन जो है हर झुग्गी तक नल पहुंचाया जाएगा। अगर आज दिल्ली में सबसे ज़्यादा त्रस्त कोई दिल्ली का निवासी है तो झुग्गी बस्ती में रहने वाला है। नल झुग्गी तक पहुंचना तो दूर, झुग्गियों में पानी ही सरकार पहुंचाने में पूरी तरह विफल सिद्ध हो रही है। अभी जो रेलवे की लाइन पर कल हमारे विपक्ष के नेता श्री रामवीर सिंह विदुड़ी जी ने सदन में वक्तव्य भी रखा था और सरकार के स्पष्ट रूप से कहा था कि मोदी सरकार एक भी झुग्गी बस्ती में रहने वाले को बिना बसाए उजाड़ेगी नहीं। और ये मोदी सरकार का संकल्प है। जब 2022 तक घर देने की बात करते हैं तो हम सबसे पहले तो मोदी सरकार के बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के समक्ष भी एक ऐसा रास्ता निकाला कि जिससे कि सभी झुग्गी बस्ती में रहने वालों को घर देने का रास्ता प्रशस्त हो सके। तो सबको बिना घर दिए उजाड़ा नहीं जाएगा। इस संकल्प के साथ रेलवे लाइन के साथ रहने वाले लोगों को घर दिए जाएंगे। ये एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार ने कल दर्ज कराया, ये बयान वहाँ पर दर्ज कराया है। मैं दिल्ली की सरकार से कुछ संक्षिप्त में कहना चाहता हूँ। केजरीवाल जी से मेरा प्रश्न है कि वो बताएं कि 2013 से अब तक 3 बार शपथ लेने के बावजूद क्या एक भी नया घर झुग्गी बस्ती में रहने वाले के लिए आपने बनाया है? यानी कि अपने शासनकाल में आम आदमी पार्टी सरकार ने एक भी फ्लैट या घर अपने शासनकाल में नहीं बनाया। दूसरा, जो फ्लैट बने हुए हैं कुल मिलाकर 52,000 जो आवंटित करने हैं दिल्ली की सरकार को, उनमें से 6 साल में जानबूझकर उनका आवंटन नहीं किया गया बस्ती में रहने वालों को, क्योंकि ये पार्टी, ये सरकार उनको सिर्फ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करती है। और उनके विधायक जब उनको घर देने की बात आती है तो कहते हैं कि इनको घर मत दो, क्योंकि अगर इनको घर दिया, फ्लैट दिया तो ये उसमें चले जाएंगे और हमारा वोट पर फर्क पड़ेगा। यानी अपने वोट के लिए गरीबों को एक नारकीय जीवन वो बिताएं, उसके लिए षड्यंत्र किया जा रहा है। अंत में एक बात आपके समक्ष रखना चाहता हूं। केजरीवाल जी बताएं
कि उन्होंने, मैं उन क्लस्टर्स के नाम भी पढ़ूंगा, 5173 जे स्लम ड्वेलर्स हैं जिन्होंने 39 करोड़ 40 लाख रुपया दिल्ली की सरकार को लोन लेकर, आप सोचिए एक झुग्गी वाला अगर लोन लेगा, दिल्ली की सरकार में जमा कराया था 2013 में कि उनको फ्लैट दिए जाएंगे, यानी कि एक योजना बनी, उसके अनुसार 68,000 रुपया एक झुग्गी वाले से दिल्ली की सरकार ने योजना के अनुसार जमा करवाया और कुल राशि बनी 39 करोड़ 40 लाख रुपया। वो फ्लैट भी बने, तैयार खड़े हैं घर, उसके बावजूद वो ब्याज भर रहे हैं, उनका शोषण हो रहा है, लेकिन उनको घर नहीं दिए गए। ये झुग्गी क्लस्टर्स के नाम भी मैं आपके समक्ष पढ़ रहा हूँ। जे बस्ती, संजय कैंप, KLN ब्लॉक वजीरपुर, खिचड़ीपुर B/W ब्रिज, पार्क साइड बादली इंडस्ट्रियल एरिया, प्रताप कैंप किरबी प्लेस, NC जोशी मेमोरियल हॉस्पिटल करोल बाग, इंदिरा गांधी कैंप तैमूर नगर, रमेश नगर एट कीर्ति नगर, F7 ब्लॉक अपोजिट सुल्तानपुरी। ये तमाम प्रमुख क्लस्टर्स हैं जिनके स्लम ड्वेलर्स हैं 5173 उस समय के सर्वे के। इन्होंने पैसा जमा किया हुआ, उसके बावजूद इनको घर नहीं दिए गए। इससे आप समझ सकते हैं। इसके अलावा 32 जे क्लस्टर्स जो DDA की लैंड पर थे, DDA ने 5 लाख रुपया इनको दिया कि इनका सर्वे करके हमें इसकी रिपोर्ट दे दीजिए, हम सबको घर देंगे। इन्होंने वो 32 जे क्लस्टर्स का सर्वे नहीं किया, 5 लाख रुपया भी रख लिया और DDA को अंत में इन 32 जे क्लस्टर्स का स्वयं सर्वे करवाना पड़ा, क्योंकि DDA के दिए हुए पैसे से सर्वे दिल्ली की सरकार ने नहीं किया और 5 लाख रुपया भी रख लिया। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा इसमें कि दिल्ली की सरकार हर तरह से दिल्ली की झुग्गी बस्ती में रहने वालों को प्रताड़ित कर रही है। उनके नहीं चाहती कि उनका विकास हो, वो संपन्न हो, वो उनका जीवन स्तर सुधरे। और इन तमाम बातों को लेकर हम चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी हमारे इन आरोपों का स्पष्ट रूप से जो अपने चुनौती देते हुए लगाए हैं, इनका जवाब दे। नहीं तो ये माना जाएगा कि जानबूझकर ये तमाम मामलों पर सरकार उनको तंग कर रही है। धन्यवाद। सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सबको जानकारी में है कि कल सिर्फ 2 से 3 घंटे के लिए एक सत्र बुला के दिल्ली सरकार ने अपने संवैधानिक दायित्व को पूरा किया, क्योंकि अगर वो विधानसभा का सत्र नहीं बुलाते तो उन्हें उपराज्यपाल से अनुमति लेना पड़ता सदन आगे तक के स्थगित करने के लिए। तो सिर्फ आईवास के लिए इन्होंने जो केंद्र सरकार की एक GST का संशोधन बिल जो कि राज्य सरकार के द्वारा पास करना चाहिए था, वो फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए इन्होंने बैठक बुलाया। कल हमारे विधायकों ने जल आपूर्ति को लेकर सदन के सामने बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न को उठाए, क्योंकि दिल्ली में लगातार पिछले कई दिनों से ये देखने को मिल रहा है कि जहाँ जहाँ भाजपा के विधायक जीत के आए हैं वहाँ पानी की कमी की जा रही है। उदाहरण के लिए मैं अपने विधानसभा के बारे में आपको बताऊं, मुश्किल से आधे घंटे पानी आ रहे हैं और वो भी पानी में स्मेल और
काला और गंदा पानी आ रहा है। तो ये सरकार अपने सरकारी अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए नीचे के अधिकारियों को ये इंस्ट्रक्शन दे रही है कि आप यहाँ का पानी डाइवर्ट करके, जैसे हमारे यहाँ का पानी डाइवर्ट करके मुख्यमंत्री के विधानसभा में भेजा जा रहा है, अनिल जी का पानी डाइवर्ट करके कृष्णानगर विधानसभा में भेजा जा रहा है। ऐसे ही हमारे एक एमएलए हैं जितेंद्र महाजन जी, उनका पानी डाइवर्ट करके गोपाल राय जी के विधानसभा में भेजा जा रहा है। तो ये एक पक्षपात रवैया सरकार के तरफ से लगातार उठाई जा रही है और इसको लेकर हम लोगों ने सदन में भी विषय रखा, लेकिन किसी ने भी इस विषय पे कोई भी उत्तर देने का, वहाँ पे मंत्री जी भी उपस्थित थे, किसी ने भी कोई उत्तर नहीं दिया, कोई आश्वासन नहीं दिया। तो हम आपके माध्यम से जनता को बताना चाहते हैं कि एक तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे का सत्र बुला के लोकतंत्र की हत्या की है। सामने संसद की कार्रवाई 18 दिनों के लिए शुरू हुआ है, लेकिन कल हमारे नेता प्रतिपक्ष ने कई बार आग्रह किया कि आप इसको 2 दिन कर लीजिए, 3 दिन कर लीजिए। हमारे सदस्यों का जो दुख दर्द है, जनता की जो परेशानी है, वो हम लोग ठीक से सदन में रख सके, लेकिन नहीं सुनवाई हुई और पानी को लेकर सरकार की तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि सरकार विरोधी पक्ष को दबाना चाहती है, उनके बातों को सदन में नहीं आने देना चाहती, ना ही विधानसभा के माध्यम से जनता के बीच में ये विषय जाने देना चाहती। इसलिए उन्होंने कल 2 घंटे का सत्र बुला के और एक रस्म अदायगी किया है। ये बात मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ और इस मंच के माध्यम से सरकार से आग्रह करता हूँ कि जितना जल्दी हो, जो पानी पहले हमारे बीजेपी विधायकों को पहले इस कंस्टिट्यूएंसी में मिलता था, उतना पानी अब भी देना शुरू करें, नहीं तो फिर इसके लिए अलग अलग हम लोग आंदोलन शुरू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मित्रों। सेफ्टी रिक्वायरमेंट के तहत 1 दिन का सत्र कल बुलाया गया। दिल्ली की समस्याएं, दिल्ली के जनजन से जो जुड़ी हुई समस्याएं हैं, जिनको विपक्ष विधानसभा में उठाना चाहता था, समय के अभाव में, कोरम के अभाव में, और जो बिजनेस के जो लिस्ट है उसमें उन चीज़ों को शामिल नहीं किया गया। ये बड़े खेद का विषय है। जैसा कि अभी मुझसे पहले बताया, जीएसटी, कोरोना और 48,000 नियुक्तियों के अलावा आज दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में हमारे सफाई कर्मचारी भाई 5-5 महीने से अपनी तनख्वाह के लिए तरस रहे हैं। उनके बच्चों की लिखाई, पढ़ाई, किराया, दवाई, और मजबूर होकर जब वो लोग हड़ताल पर आते हैं तो दिल्ली की दुर्दशा होती है और आज जो बीमारी फैल रही है, इसमें और ज़्यादा बीमारी फैलने की आशंका बढ़ती है। वित्त आयोग के अनुसार दिल्ली की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का जो लेजिटिमेट पैसा तीनों म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को मिलना चाहिए, केजरीवाल जी सोचेला व्यवहार करते हैं और वो पैसा उनको नहीं दिया जाता। जब कोई आपातकालीन स्थिति आती है, हड़ताल होती है, तो थोड़ा सा पैसा रिलीज करते हैं और पिछले 4-5 साल से तीनों म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस में जो उनकी जो वर्किंग कंडीशन है, आज केजरीवाल जी की वजह से जो गड़बड़ा रही है, उसका एकमात्र यदि कोई जिम्मेदार है तो केजरीवाल सरकार जिम्मेदार है। अगर मैं दूसरी बात करूं, जो दिल्ली सरकार के द्वारा वित्त पोषित जितने भी कॉलेज हैं, उन कॉलेजों में केजरीवाल जी अपने टुकड़े टुकड़े गैंग और विकृत माओवादी मानसिकता के जो लोग हैं, उनको एडजस्ट करने के लिए जो दबाव बना रहे हैं और
और पिछले कई महीने से जो दिल्ली सरकार के द्वारा संचालित दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेज हैं, उनमें भी तनख्वाह और दूसरे फंड का प्रावधान नहीं किया जा रहा। इसके अलावा दिल्ली से जुड़े अनेक मुद्दे विपक्ष उठाना चाहता था, लेकिन केजरीवाल जी ने स्टेटली अपनी रिक्वायरमेंट पूरी की और दिल्ली की जनता से मुझे लगता है उनका कोई लेना देना नहीं है और उन्होंने पल्ला झाड़ दिया, जिसकी हम निंदा करते हैं। धन्यवाद। हमारे दिल्ली विधानसभा में नेता आदरणीय रामदेव जी से आगे करूँगा अरे हमारे सभी सम्मानित विधायकगण, दिल्ली मीडिया के इंचार्ज श्री अशोक गोयल जी, आप सभी ने विजेंद्र गुप्ता जी को, ओम प्रकाश शर्मा जी को और अभय वर्मा जी को सुना है। कल दिल्ली विधानसभा में दो मुद्दों पर चर्चा हुई। एक चर्चा हुई कोविड-19 पर और दूसरी चर्चा हुई झुग्गी झोपड़ी वासियों का पुनर्वास कैसे हो। जहाँ तक झुग्गी झोपड़ी की बात है, मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ कि रेलवे की ज़मीन पर जो 48,000 झुग्गियाँ बसी हुई हैं, ये मामला पिछले 25 सालों से चल रहा है। कोर्ट ने अनेकों बार दिल्ली सरकार को डायरेक्शन दी, एनजीटी ने डायरेक्शन दी और उसके बाद ये तय हुआ था 2006 और 2007 में कि इन 48,000 झुग्गियों को फ्लैट देकर बसाया जाएगा और एक योजना 2006-2007 में शुरू हुई 52,000 फ्लैट्स को बनाने की। अभी तक 28,500 फ्लैट्स बनकर तैयार हुए हैं। उनकी हालत भी बहुत जर्जर है। 17,000 फ्लैट्स अंडर कंस्ट्रक्शन है और जिस जमीन के ऊपर ये फ्लैट्स बनाए जा रहे हैं, ये जमीन दिल्ली सरकार को केंद्र सरकार ने उपलब्ध कराई है और फ्लैट्स के निर्माण पर जो खर्चा हो रहा है वह खर्चा 50% केंद्र सरकार वहन कर रही है। केंद्र सरकार 50% कंट्रीब्यूट कर रही है। लगभग 80% कंट्रीब्यूशन केंद्र सरकार का है, 20% केवल अरविंद केजरीवाल की सरकार का है। हम पूछना चाहते हैं कि पिछले 6 सालों में जो लोग रेलवे की जमीन के ऊपर जो झुग्गियां बसी हुई है, उनके लिए अरविंद केजरीवाल की सरकार अभी तक 52,000 फ्लैट बनाकर क्यों तैयार नहीं कर पाई। इसके साथ साथ हमने कल ये बात भी कही है कि जो फ्लैट्स बनाए गए हैं उसमें ना तो सिवर लाइन ले की गई है, ना वहाँ पीने का पानी है, ना वहाँ बच्चों को खेलने के लिए पार्क है, ना डिस्पेंसरी है, ना वहाँ पे बच्चों के लिए स्कूल है। तो जो मूलभूत नागरिक सुविधाएं वहाँ उपलब्ध करानी चाहिए केजरीवाल सरकार को, वे सुविधाएं अभी तक उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। तो आज मैं आप सभी की उपस्थिति में, और क्योंकि हमारे सभी विधायकगण बैठे हुए हैं और जो बात मैं कह रहा हूं, हमने इस संबंध में दिल्ली प्रदेश के सम्मानित अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी से अनुमति ले ली है। उनकी अनुमति से मैं कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल की सरकार इन 52,000 फ्लैट्स में सभी नागरिक सुविधाओं के साथ 48,000 झुग्गी वासियों को ले जाकर बसाए
नहीं तो अगले सप्ताह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल के निवास पर झुग्गी झोपड़ी वासियों के साथ धरना भी देंगे, प्रदर्शन भी करेंगे कि जल्दी से जल्दी इन फ्लैट्स को बनाया जाए और सभी नागरिक सुविधाएं वहां उपलब्ध कराई जाएं, क्योंकि ये फ्लैट्स इन झुग्गी वासियों के लिए बनाए हैं। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, अरविंद केजरीवाल जी बड़े गर्व के साथ कहते मैं झुग्गी वालों का बेटा हूँ। केजरीवाल जी, आप झुग्गी वालों के बेटा तो ये बताइए कि 6 साल से आपने एक भी झुग्गी वासी को राशन कार्ड बना के क्यों नहीं दिया जिससे कि उनको सस्ता या मुफ्त राशन उपलब्ध हो जाता। आप ये बताइए कि 6 साल में आपने एक भी झुग्गी वासी को पक्का मकान बनाकर क्यों नहीं दिया। आप बताइए कि झुग्गी वासियों के लिए जो योजना आई थी प्रधानमंत्री की ओर से, प्रधानमंत्री आवास योजना, उसको दिल्ली में आपने क्यों नहीं लागू होने दिया। आपने आयुष्मान भारत योजना को दिल्ली में क्यों नहीं लागू होने दिया, क्योंकि इसका सबसे ज्यादा फायदा झुग्गी वासियों को मिलने वाला था। अगर तुम झुग्गी वासियों के बेटे हो तो आप बताइए कि आपने झुग्गी वासियों के साथ इतनी बड़ी इंसाफी क्यों की है, ये आपको बताना पड़ेगा। ज्यादातर जो खोखा पटड़ी के लोग हैं वो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं। 2014 में केंद्र सरकार ने कानून बना दिया कि खोखा पट्टी के लोगों को छोटे छोटे स्टॉल बनाकर दिल्ली सरकार को देने होंगे, जिससे कि खोखा पट्टी के लोग इज्जत और सम्मान के साथ रोजी रोटी कमा सके। अरविंद केजरीवाल बताए कि 6 साल में क्या उनकी सरकार ने एक भी गरीब खोखा पट्टी वाले को पक्का स्टॉल बनाकर दिया है क्या नहीं। तो ये झुग्गी झोपड़ी का विषय कल हमने पूरी मजबूती के साथ विधानसभा के अंदर रखा और हमारा ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक जो 52,000 फ्लैट्स लगभग बनकर तैयार हो गए हैं, इन फ्लैट्स में इन 48,000 झुग्गी वासियों को नहीं बसा दिया जाता है। दूसरा जो विषय था वो था कोविड-19। अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि दिल्ली का जो मॉडल है इसकी प्रशंसा पूरी दुनिया में हो रही है। मैं आपकी उपस्थिति में आपको बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की जो टोटल पॉपुलेशन है वो है 23 करोड़ और वहां कोरोना के केसेज आए हैं 3,17,195 और कितने लोगों की मृत्यु हुई है 4,491। बिहार की जो आबादी है वो है 11 करोड़, वहां कोरोना के कितने केसेज आए हैं 1,59,526 और कितने लोगों की मृत्यु हुई है 831। और दिल्ली की आबादी है 2 करोड़ और दिल्ली में कोरोना के कितने केसेज आए हैं 2,21,533 और कितने लोगों की मृत्यु हुई है 4,770 लोगों की। जिस दिल्ली की आबादी 2 करोड़ है वहां मरने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है, तो आप कह रहे हैं कि दिल्ली के मॉडल की पूरी दुनिया में प्रशंसा हो रही है। अरविंद केजरीवाल जी ने 7 अप्रैल को एक घोषणा की थी कि हमने 30,000 बेड्स कोरोना के मरीजों के लिए तैयार कर लिए हैं और उसके बाद 15 दिन के बाद हाई कोर्ट में जब ये मामला आया तो अरविंद केजरीवाल की सरकार को ये कहना पड़ा कि हमारे पास केवल 3,000 बेड्स तैयार हैं। जब डॉक्टर्स ने और नर्सिज ने यह कहा कि हमारे पास पीपी किट नहीं है, मास्क नहीं है, हमारे पास ऑक्सीमीटर नहीं है, हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, इनकी व्यवस्था करिए, तो अरविंद केजरीवाल ने डॉक्टर्स को और नर्सिज को कहा कि यदि आपने ये मामला मीडिया के सामने सोशल मीडिया में उठाया तो आपके खिलाफ एफआईआर की जाएगी। दिल्ली सरकार के अस्पतालों की क्या हालत है उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा आपको मालूम है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल्स में जो कोरोना के मरीज दाखिल हैं उनकी हालत जानवर से भी ज्यादा बदतर है। इन हॉस्पिटल्स को यातना शिविर बना दिया गया है। यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा। यह है अरविंद केजरीवाल की सरकार का जो कहते हैं कि जो दुनिया का सबसे अच्छा जिसको मॉडल बता रहे हैं
दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि जुलाई के अंत तक 5.5 लाख कोरोना के केसेस दिल्ली में आ जाएंगे। दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर ने कहा कि 2 साल तक कोरोना की महामारी चलने वाली है। पूरी दिल्ली को इन्होंने भयभीत कर दिया। इन्हीं की सरकार के रहते हुए बेचारे दिल्ली के लोग जो है ना प्राइवेट हॉस्पिटल्स में उनकी खूब लुटाई हुई। और जब इन्होंने पूरी दिल्ली को भयभीत किया, तब देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को निर्देश दिया कि अमित शाह जी स्थिति बहुत खराब हो गई है, इसको संभालिए। और उसके बाद श्री अमित शाह जी ने दिल्ली में 20,000 बेड्स तैयार करवाए, जो दुनिया के अंदर ऐसा कोई उदाहरण हमारे सामने नहीं है। उन्होंने दिल्ली सरकार को मास्क, पीपी किट, उन्होंने सैनिटाइजर, ऑक्सीमीटर, वेंटिलेटर, ये तमाम सारी सुविधाएं और मेडिकल स्टाफ ये सब उपलब्ध कराया। कल दिल्ली के मुख्यमंत्री ने इस बात को स्वीकार किया कि हाँ, केंद्र सरकार से हमें ये सारी मदद मिली। ये मदद भी दी गई। दिल्ली में टेस्टिंग शुरू कराई। अरविंद केजरीवाल ने तो ये कहा था कि हम साउथ कोरिया की तर्ज पर 1 लाख लोगों की रैंडम टेस्टिंग कराएंगे, लेकिन बाद में टेस्टिंग बंद कर दी। श्री अमित शाह जी ने टेस्टिंग शुरू करवाई। 169 स्थानों पर मुफ्त टेस्टिंग की व्यवस्था हुई। लोक नारायण जयप्रकाश हॉस्पिटल में वो स्वयं जाकर बैठ गए, सारी स्थिति का जायजा लिया, मेडिकल स्टाफ के हौसला अफजाई की। और जब श्री अमित शाह जी ने ये सारा काम अपने हाथ में लिया, तो दिल्ली में स्थिति बेहतर हुई। और अब आप देख लीजिए, फिर वही हालत बनती जा रही है। कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स भरे हुए हैं कोरोना के मरीजों से, लेकिन जो सरकारी अस्पताल है उसमें कोई भी दिल्ली का व्यक्ति जाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इनके पास ना मेडिकल स्टाफ है और ना जो अन्य सुविधाएं कोरोना के पेशेंट्स को दी जानी चाहिए, ना इनके पास वो उपलब्ध है। केवल ये लोग प्रचार करते हैं। इन दोनों मुद्दों पर कल भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने मजबूती से दिल्ली के मुख्यमंत्री के सामने और दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर के सामने सवाल उठाए थे। लेकिन हमें इस बात की तकलीफ रहेगी कि जो बात हमने कही, चाहे हमने आरोप लगाए, चाहे हमने जो सुझाव दिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री की ओर से किसी सवाल का जवाब नहीं दिया गया। हमने ये भी आग्रह किया था कि देखिए, दिल्ली में बहुत सारी समस्याएं हैं, बिजली की है, पानी की है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम कोलैप्स हो गया है, झुग्गी झोपड़ी वासियों की है, डेवलपमेंट के काम बंद पड़े हुए हैं, आप एक पाई पैसा विकास के लिए नहीं दे रहे हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं। तो इन तमाम मुद्दों पर दिल्ली की सरकार चर्चा कराए, विधायकों की राय जाने और इस असेंबली सेशन को 5 दिन तक कम से कम और बढ़ा दिया जाए। हमारी इस मांग को स्वीकार नहीं किया गया है। इसका मतलब यह है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है। ये मैं आज भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की ओर से अरविंद केजरीवाल की सरकार के ऊपर आरोप लगा रहा हूं। अंत में झुग्गी झोपड़ी का जो मुद्दा है, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली में देखिए 576 कुल टोटल जे क्लस्टर्स हैं, 138 दिल्ली सरकार की जमीन पर है। और मोदी जी ने जितने भी क्लस्टर डीडीए की जमीन पर हैं वहां सर्वे का काम शुरू करा दिया है और 3 जे क्लस्टर्स में 8,000 फ्लैट्स बनके तैयार हो गए। कालकाजी में 3,000 फ्लैट्स बनके तैयार हो गए। अभी वहां और 5,000 फ्लैट्स बनाए जाएंगे। 8,000 फ्लैट्स मोदी जी की सरकार ने पिछले 6 सालों में तैयार कर दिए और आने जल्दी से जल्दी इन फ्लैट्स को झुग्गी झोपड़ी वासियों को उनको अलॉट कर दिया जाएगा। सर्वे का काम शुरू हो गया है। 192 झुग्गी झोपड़ी कैंपों में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने या हमारी मिनिस्ट्री ऑफ यूडी ने, जिसके मंत्री सरदार हरदीप सिंह पुरी जी हैं, उन्होंने 192 जे क्लस्टर्स में सर्वे का काम शुरू कर दिया और टेंडर कॉल कर लिए हैं।
ये है नरेंद्र मोदी जी की सरकार की परफॉर्मेंस। और मोदी जी ने कहा है कि 2022 तक जहां झुग्गी वहीं मकान बनाकर देंगे, और सुप्रीम कोर्ट में भी कह दिया है कि जब तक हर झुग्गीवासी को पक्का मकान बनाकर नहीं दे दिया जाएगा, दिल्ली में किसी झुग्गी झोपड़ी को नहीं तोड़ा जाएगा। यही मैं आपको जानकारी देना चाहता था। मैंने थोड़ा आपका समय ज़्यादा लिया, इसलिए लिया कि हाउस में जो कुछ हमने बोला वो ठीक से मीडिया में वो हमारा जो पक्ष है वो नहीं, किन्हीं कारणों से स्पेस की कमी होने के कारण हमें स्थान नहीं मिल पाया। आज हम जो कुछ हमने हाउस में अपना सभी विधायकों ने जो मुद्दे उठाए हैं उसकी जानकारी आप सभी मीडिया के सम्मानित साथियों को देनी बहुत आवश्यक हो गई थी। ये जानकारी हमने दी है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप इस हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हैं। मैं अपनी ओर से, अपने सभी विधायकों की ओर से आप सभी के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। अशोक जी 1 मिनट, अनिल जी कुछ कह रहे हैं। हाँ, अनिल जी, श्री अनिल जी हमारे दूसरी बार विधायक बने हैं, कल ये भी हाउस में बोले थे। माननीय नेता सरपंच श्री कांग्रेस जी आदरणीय मंत्री जी आदरणीय विधायक जी और हमारे आदरणीय साहब, देखिए सबसे बड़ा मुद्दा दिल्ली के अंदर आज चला है, जो हम भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, हमारे साथ हम लोगों के साथ संवेदना व्यवहार किया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल ने पूरी दिल्ली के अंदर मीडिया के सामने हर जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि दिल्ली की 70 विधानसभाओं में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। माननीय ओम प्रकाश जी यहाँ पर उपस्थित हैं, अभय वर्मा जी उपस्थित हैं, मैं उपस्थित हूँ। एक भी कैमरा मेरी विधानसभा में आज तक नहीं लगाया गया, जबकि मैं अभी कुछ दिन मैं एक बड़े अधिकारी से, पीडब्ल्यूडी अधिकारी से मिला, उसने नाम न बताने की शर्त में कहा, यानी जी अरविंद केजरीवाल जी के ऑफिस से नाम भी लिया उसने कि फलाने शख्स का फोन आया था, उसने कहा गांधीनगर में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाने हैं। तो उसने कहा सर ऐसे कैसे हो सकता है? बोले नहीं, वहाँ बीजेपी का विधायक है, वहाँ होल्ड कर दो, कैमरे मत लगाओ। हम लोगों ने, मैंने कल सारे हम जो कितने विधायक हैं, मैंने कल 280 के नियम के तहत मैंने क्वेश्चन लगाया था, मेरा निकला, और मैंने कल वहाँ पर मैंने ये मुद्दा उठाया कि अरविंद केजरीवाल जी दलगत राजनीति से ऊपर उठ के काम कीजिए। अगर 70 एमएलए हैं, जो 70 विधानसभाओं में अधिकार विधायकों को मिले हैं, जो 70 विधानसभाओं में विधायकों को काम करने का फंड मिला है, जो स्कीम आई है वो सारे मेरे स्कीम है, तो मेरी विधानसभा में सीसीटीवी कैमरे क्यों नहीं लगाए गए? ओम प्रकाश की विधानसभा में नहीं लगाए गए। तो आज मैं मांग करता हूँ अरविंद केजरीवाल से कि ऐसा दोहरा चरित्र मत अपनाइए, और जो विधायकों को फैसिलिटी विधानसभा में उनकी मिली है और जो काम करने का है वो हमको प्रोवाइड कराइए। ये मेरी बात है। केजरीवाल जी दावा करते हैं कि वो झुग्गीवालों के बेटे हैं, बड़े भाई हैं, किसी भी हालात में जो है वो झुग्गी को उजड़ने नहीं दिया जाएगा। अब अजय माकन कांग्रेस पार्टी की भी एंट्री इस मामले में होगी, याचिका लेकर उसमें जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। आपकी तरफ से भी जो है वो हलफनामा जो दाखिल किया जाता है कि जब तक इनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होती, इनको नहीं उजाड़ा जाएगा। सवाल यह है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को कहीं ना कहीं इन बस्तियों में जो है वोट बैंक की राजनीति नजर आती है। कोई भी इसको नाराज नहीं करना चाहता है, इस होड़ के अंदर जो है अपना अपना श्रेय लेने में लगे हुए। सवाल यह है कि आखिर कोई ऐसी नीति क्यों नहीं होती कि ये झुग्गियां बस्ती हैं, फिर ये बेच देते हैं, फिर वापस झुग्गियों में आ जाते हैं। इसको लेकर आपकी कोई रूपरेखा है, या इसमें जो है राजनीति से ऊपर उठकर जो है कहीं कुछ आप इकट्ठा बैठकर कुछ ऐसी इस मामले में इसका हल निकालेंगे? देखिए, पिछले कई सालों का रिकॉर्ड आप उठा के देख लीजिए। दिल्ली में टोटल जो जेजे क्लस्टर्स हैं उनकी संख्या 576 है, और उसमें एक नया जेजे क्लस्टर ऐड नहीं हुआ है। हमारे नेता श्री नरेंद्र मोदी जी की एक कमिटमेंट है कि दिल्ली में जो गरीब लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, जहां झुग्गी वहीं मकान बनाकर उनको दिया जाएगा। इसमें कोई राजनीति नहीं है। राजनीति
तो अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, जिनके लिए अभी आप कह रहे थे कि वो दावा करते कि वो झुग्गी वालों का बेटा है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे मालिक, ऐसा बेटा किसी को ना दे। बात यह है, नहीं सुनिए सुनिए सुनिए, आप कहाँ से गाइड हो रहे हैं वो मैं नहीं कहना चाहता हूँ। मेरे पास हाउस की रिकॉर्डिंग है। नहीं आप नहीं थे ना अंदर। सुनिए, आप रामवीर सिंह बिधूरी के अलावा ओम प्रकाश शर्मा जी बोले हैं, अभय वर्मा जी बोले हैं, श्री अनिल वाजपेयी जी बोले हैं, विजेंद्र गुप्ता जी बोले हैं, और जो मैंने यहाँ बोला है वो एक एक शब्द वहां पे बोला है, सब रिकॉर्ड समझे ना, और सब रिकॉर्ड पे है। इसलिए हाँ, आपको जरा मैं जानकारी मैं दे रहा हूँ ये इस बात की, और आपके पास पूरी रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ, जरा उसको सुन लेना, पूरी रिकॉर्डिंग हाउस के अंदर की। और आप हाउस के अंदर नहीं थे, आप कहाँ से गाइड हो रहे हैं मुझे नहीं मालूम है। मैं 14 मिनट बोला हूँ कोरोना पे, और 13 मिनट 9 सेकंड बोला हूँ झुग्गी झोपड़ी पे, और मैं आपकी उपस्थिति में कह रहा हूं, हमारे एक भी आरोप का जवाब अरविंद केजरीवाल और उसके मंत्री नहीं दे पाए। एक का भी जवाब नहीं था उनके पास। ये थी हमारी परफॉर्मेंस। मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूं। अभी आपने जो सवाल किया, विधानसभा में जब भी विपक्ष का कोई व्यक्ति बोलता है तो उसके स्पीकर बंद कर दिए जाते हैं या खोले ही नहीं जाते। तो इसलिए विपक्ष का जो वर्जन है आप तक पूरा नहीं पहुंचता। तो अगर आप ध्यान करें तो बीच बीच में जब यूपी की वो मिसाल दे रहे थे, सभी सदस्यों ने बार बार उसमें टोका टाकी भी की और अपना वर्जन भी रखा। लेकिन इसमें आप कृपया एक बात जोड़ लीजिए, आप जो वहाँ देख रहे हैं ना बैठकर, वो केवल वही चीज आ रही है जो स्पीकर में है और कैमरा मैन और स्पीकर। ये केजरीवाल सरकार का एक सुनियोजित कार्यक्रम है कि विपक्ष के लोग जो बोलते हैं या तो उनका माइक खोलते नहीं है या कैमरा उस तरफ करते नहीं, इसलिए आपकी ये आपने छवि बनाई। और 280 में सुनिए, हमारे 4 विधायक बोले 280 पर, और झुग्गी झोपड़ी पर मैं बोला और श्री अनिल वाजपेयी जी बोले, और कोविड-19 पे माननीय श्री विजेंद्र गुप्ता जी बोले, और मैं बोला। और उनको जिस तरह से एक्सपोज किया है, उनकी पार्टी के लोग कह रहे थे, आम आदमी पार्टी के लोग हमारे पास आके कि बिधूड़ी साहब मजा आ गया इस बार, अरविंद केजरीवाल, हम तो क्योंकि उस पार्टी के विधायक है, लेकिन जिस तरह से आप लोगों ने धोया है ना, ऐसा कभी इस हमारे विधायक बनने के बाद ऐसा कभी हुआ नहीं। वो हाँ, प्रश्न ये है कि आप 2022 तक झुग्गी वालों को मकान मोदी सरकार की दे दिया जाएगा। जब ये कोर्ट में केस चल रहा सुप्रीम कोर्ट में, तो वहाँ पे आप लोगों ने मजबूती के साथ इस पक्ष को क्यों नहीं रखा? दूसरा, कोर्ट ने 4 हफ्ते का भी समय दिया है आप लोगों को, उसमें आप लोगों को क्या जवाब रहेगा? 2022 बहुत आगे हो जाएगा। देखिए बात यह है, 2022 तक तो दिल्ली के अंदर जितनी झुग्गी हैं उनको बसाने की बात कही है। हर झुग्गीवासी को 2022 तक पक्का मकान मिल जाएगा। जहां तक ये रेलवे की ज़मीन पर जो झुग्गी बसी हुई है, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने हटाने का आदेश दिया है, इनके लिए फ्लैट्स बनकर तैयार हैं। इन्हीं फ्लैट्स में बसाया जाएगा। और केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा है कि हम मिनिस्ट्री ऑफ यूडी, रेलवे और दिल्ली सरकार के साथ बातचीत करके इनके पुनर्वास की व्यवस्था करेंगे, और यही व्यवस्था होगी कि फ्लैट्स तैयार हैं, उनमें जो कमी रह गई है उनको जल्दी से पूरा करके इन तमाम 48,000 झुग्गीवासियों को इन फ्लैट्स में बसाया जाएगा।